जो है वो बहुत पैसा खर्च करके पेड़ भी लगाए। इसलिए ये कहना कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में अब माइनिंग शुरू हो जाएगी, ये सही नहीं होगा। अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर ये जो विवाद है, ये आज का नहीं है, ये 3 दशक पुराना विवाद है। क्या विवाद है, ये भी देख लीजिए। वर्ष 1995 से सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है और पिछले 30 वर्षों में अरावली पर्वतमाला में माइनिंग को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के संरक्षण के लिए हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी और आज भी यह पाबंदी जारी है। वहां पर कोई माइनिंग नहीं कर सकता। जो माइनिंग हो रही है, अगर वहां पर कोई हो भी रही है, तो वो गैर कानूनी माइनिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में माइनिंग को लेकर सारे राज्यों में, पूरी पर्वतमाला में दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक एक जैसे नियम तय कर दिए हैं। अब ये नहीं होगा कि जैसे जैसे आप राज्य में अलग अलग गए और वहां कानून भी अलग अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन लीज पर अब एक अस्थायी रोक लगा दिया, यानी जो लोगों को पहले से माइनिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, लीज मिली हुई है, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, कोई नई माइनिंग शुरू नहीं होगी जब तक माइनिंग को लेकर पूरी नई योजना तैयार नहीं हो जाती। तब तक नए लीज या नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। इस समय जो खनन हो रहा है सिर्फ वो ही जारी रहेगा, लेकिन उस पर भी पर्यावरण के सख्त नियम लागू रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अरावली पर्वतमाला का करीब 80% हिस्सा राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने आपको बात बताई, 80% अरावली का हिस्सा राजस्थान में है और राजस्थान में ये जो 100 मीटर वाला फॉर्मूला है, नियम है, ये 2006 से ही चल रहा है। यानी अरावली के 80% हिस्से पर ये 100 मीटर वाला नियम 2006 से ही लागू है, लेकिन तब किसी ने शोर नहीं मचाया। आज अरावली पहाड़ियों में सबसे ज्यादा खनन भी राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में भारत की कुल जरूरत का करीब 90% मार्बल का उत्पादन होता है। आपके घरों में जो मार्बल लगा हुआ है, आपके दफ्तरों में जो मार्बल लगता है, हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत में जो मार्बल आता है, वो ज्यादातर इसी इलाके से आता है और वो सारा मार्बल खनन से आता है, माइनिंग से आता है। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, उनके घर में भी यही मार्बल लगे होंगे और वो सारे माइनिंग से ही आए होंगे। ये तो हमने कुछ तथ्य आपको बताए। आज इस पूरे विवाद पर हमने भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनके दफ्तर में जाकर, उनके ऑफिस में जाकर एक खास बातचीत की है। बातचीत में मैंने वो सारे सवाल पूछने की कोशिश की है जो आप सबके मन में होंगे। और बातचीत आज हमने कमरे में बैठकर नहीं की, बल्कि हमने बाहर बैठकर ये बातचीत की है। आप जानते हैं दिल्ली में कितना AQI है और दिल्ली में प्रदूषण कितना है, लेकिन उसके बाद भी पर्यावरण मंत्री बाहर आए और ये बातचीत हमने बाहर खुले में बैठकर की है। अब ये बातचीत देखिए। नमस्कार, देश के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव आज हमारे साथ हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ इस समय अरावली को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। अरावली पर जो हम आजकल इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, जो विवाद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है या आपने जो सरकार ने जो सिफारिशें दी हैं, उनमें कोई कमी रह गई है? एक लोगों के मन में भ्रम क्रिएट किया गया। देखो सुधीर जी, सबसे पहली बात तो यह है, कोर्टों के जब निर्णय आते हैं तो सामान्यतः यह माना जाता है कि सरकार की कोई कमियां रह जाती है तो कोर्टों के द्वारा डायरेक्शन आता है, या कई बार ऐसा आता है कोई कैट की रिपोर्ट का, कोई गैप का, कोई भ्रष्टाचार का। स्टालिन सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना, कहा इससे शांति को खतरा है। मतलब दरगाह में इस्लामिक झंडा फहराना परंपरा है, लेकिन हिंदुओं के दीप जलाने से शांति को खतरा है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, ये सनातन आस्था का अपमान है। जानते हैं, जिस दीप स्तंभ को लेकर स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण कर रही है, वो हिंदू धर्म में विजय और युद्ध के देवता माने जाने वाले भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आवास में से एक है। इसीलिए इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहते हैं।
पहाड़ी की तलहटी में भगवान मुर्गन एक भव्य मंदिर है उनका। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बादशाह दरगाह है। पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ दीप थुम यानी दीप स्तंभ है जो सिकंदर बादशाह दरगाह के पास है। यही भगवान मुर्गन के भक्त दीप जलाना चाहते थे क्योंकि कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान मुर्गन को समर्पित प्रकाश पर्व है। इसलिए जैसे उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है ठीक वैसे ही तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम मनाया जाता है। ये तमिल महीने कार्तिकेय की पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसमें दीपक जलाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे पवित्र आस्था स्थल तक हिंदुओं को जाने से रोक दिया गया लेकिन परंपरा के नाम पर यहाँ इस्लामिक ध्वज फहराने की इजाजत दे दी गई। सोचिए अगर परंपरा को ही तर्क माना जाए तो दावा हजारों साल पुराने हिंदू धर्म के आस्तिकों का बनता है या 1900 साल पुराने इस धर्म को मानने वाला का। साफ है यहाँ आधार परंपरा नहीं तुष्टिकरण। जो कट्टरता मां की वंदना को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता तुष्टिकरण का पोषण करती है, जो अतिवादियों के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है, वही संक्रमित सोच राष्ट्रीय गीत गाने से भी परहेज करती है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों को वंदे मातरम शीशे की तरह चुभता है। जिन्हें राष्ट्रीय गीत से दिक्कत है या फिर जो वंदे मातरम को नकारने की साजिश में शामिल है, उन्हें आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सच्चाई का आईना दिखाया। तुष्टिकरण के पुरोधाओं को योगी ने बेहद ही मारक शब्दों में खरी खरी सुनाई। इतना ही नहीं, जिस कप सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव उन्हें बुलडोजर वाली चुनौती दे रहे थे, उस पर भी मुख्यमंत्री ने उसी अंदाज में जवाब दिया। विधानसभा में खड़े होकर योगी ने जिस बुलडोजर एक्शन की बात कही, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आज अचानक यूपी विधानसभा में बुलडोजर की चर्चा क्यों। प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। इसको लेकर एक्शन भी हुआ। अब तक 79 एफआईआर दर्ज की गई है। 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। 77 लोग गिरफ्तार भी किए गए। 134 जगहों पर छापेमारी हुई। बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है जो कुछ हुआ है वो दिखावा है। विपक्ष का आरोप है कि कोडीन युक्त कफ सिरप घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं उन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त है। 5 दिन पहले अखिलेश यादव ने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी कि वो आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। आज खुद योगी ने सदन में खड़े होकर अखिलेश की चुनौती को स्वीकार किया और तमाम आरोपियों की कुंडली बांचकर समाजवादी कनेक्शन की विवेचना भी कर दी। हम आपको सुनाते हैं योगी ने क्या क्या कहा। ये फोटोग्राफ इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो बड़े होलसेलर हैं जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहनी के पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। मेरे मित्रों, योगी आदित्यनाथ ऐसे जवाब देंगे इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है। सिरप मामले में उन्हें जवाब देना चाहिए था, लेकिन योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मित्रों, ये कोडीन युक्त सिरप का पूरा मामला क्या है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले चुनौती से जुड़ी एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहते हैं। मित्रों, 2023 में 25 फरवरी की तारीख इसी तरह यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था। तब प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव एक दिन पहले ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग पर आरोप लगे थे। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की विफलता का हवाला देकर इधर पकड़ो, मैं आ जा। ऐसे ही